अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनिमल एवोल्यूशन क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल एवोल्यूशन मास्टर सीरीज चैप्टर 2, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जी डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन की। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो डार्विन है उसने अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी बिल आखिर किन आइडियाज से जाकर कंक्लूड की, और वो उसकी हमने कंप्लीट जर्नी और डेवलपमेंट देखी थी। तो आज हमने प्रॉपर वो आइडिया देखना है जो एक्सट्रैक्ट किया था डार्विन ने। डार्विन 1836 में बिल आखिर अपने जो वो एज था, समुद्री सफर था, और कंप्लीट स्पेसिमेंस कलेक्शन के साथ और नोट्स के साथ बिल आखिर वो वापस आ गया। और फिर 17 साल उसने अपने जो है वो वर्क पर मजीद काम किया, जो उसके पास यहाँ मौजूद है। तो डार्विन ने जी काम किया, और किस पर काम किया जी? स्पेसिमेंस पर और नोट्स पर जो अपने साथ लाया था। और उसने ऑब्जर्वेशंस दी। उसकी दो ऑब्जर्वेशंस थी। बेसिकली वो टोटली उसकी अपनी नहीं थी। उसने जो है वो बात को मॉडिफाई करने की कोशिश किया। तो सबसे पहला जी, डार्विन का जो इंटरेस्ट था वो चाहता था कि जो है वो सक्सेस ऑफ ब्रीडर्स। अब जी ब्रीडर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो एनिमल्स को पालते हैं, और ये लाइफ स्टॉक इसे एक डिपार्टमेंट कहते हैं जी, जिसमें एनिमल्स की ब्रीडिंग यानी एनिमल्स को पाला जाता है। और आपको जैसा कि पता है कि जैसे हमारे फार्मर्स जो है वो फसलें उगाते हैं, वो जो है ना एक बहुत बड़ा पेशा है एग्रीकल्चर ज़राअत का। इसी तरह लाइफ स्टॉक जानवर पालना भी एक बहुत बड़ा ह्यूज पेशा है, जिसमें लोग जानवर पालते हैं और बेचते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। अब मईशत की इस अर्निंग में आपको ये बात पता होना चाहिए कि एनिमल जितनी अच्छी नस्ल का होगा और जितना गुड लुकिंग होगा उसकी उतनी कीमत ज्यादा होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है? आपको शायद, अगर हम इसे अनऑफिशियली एक बात करें, कि इवन के ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, हम क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि ट्रेड जो है वो दो अलील्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक अलील मदर से और एक फादर से। और जो लुक मदर की होगी, जो एक फादर की होगी, बिल आखिर उनसे मिलता जुलता उनका चाइल्ड होगा। अगर तो दोनों पार्टनर्स जो है वो खूबसूरत हैं, और उनकी हाइट एक वेल बेस्ट परफेक्ट हाइट है, तो उनसे जो है वो न्यू जनरेशन जो है वो भी उस तरह परफेक्ट होगी। तो इस तरह जैसा कि हमें बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट, हालांकि एथिकली ये बात इतनी अच्छी नहीं है। सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, किसी पर जो है ना किसी का खुद पर इख्तियार नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हम जो है वो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं बाय लुक देखकर। तो इसी तरह जो ब्रीडर्स होते हैं वो एनिमल्स की वैरायटी देखते हैं, और देखते हैं कि वो वैरायटी कहाँ मौजूद है, इवन के वहां से जाके उसे पिक करके लाया जाता है उनके जो है वो जोड़ों को, और फिर यहाँ ग्रो करवाया जाता है हमारे यहाँ जहां मर्जी। और उनके लिए उन्हें फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं जी आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी फेमस स्टोरी है कि इंडिया में एक जो है मेल काओ ऐसा था कि उसका जो है वो पूरी दुनिया में उससे बेस्ट कोई नहीं था। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बात पता चल गई, वेरीफाई हो गई कि काओ का जो मेल मेंबर है वो सबसे बेस्ट इंडिया में है, तो उन्होंने उसके मालिक से जो है बात की कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, और उन्होंने करोड़ों में उसकी कीमत लगाई। लेकिन फिर उस जो है ना ऑनर का, जो उस मेल काऊ का मालिक था, वो जो है ना हमारे पास उसने कहा जी कि वो एक जो सैंपल है सीमन का, उस मेल का, वो 5 लाख में बेचता है। इस तरह उसकी एक दोस्त या फिर कुछ सालों में उसकी कीमत तो पूरी हो जानी है। और अगर वो अभी करोड़ों में बेच देगा तो फिर उसके बाद तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि वो लाखों में ऐसा ऐसा कमाता रहे, और उससे नए ब्रीड अपने खुद तैयार कर ले, और हमेशा के लिए वो जो है ना जरिए मुबादला कमाता रहे। तो इसी तरह जितने भी ब्रीडर्स होते हैं जी, वो ट्रेड्स को कंबाइन करके एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे जो नई जनरेशन होगी वो बेस्ट होगी। तो डार्विन ने कहा कि हमारी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर भी इस तरह की सिलेक्शन होती होगी।
लेकिन होती तो होगी, लेकिन डार्विन को उसे प्रूव करना है, और डार्विन को खुद को भी कन्विंस करना है कि आखिर ये मैकेनिज्म कैसे होगा। तो डार्विन ने क्या किया जी, हमेशा की तरह वो दूसरे साइंटिस्ट का वर्क पढ़ता रहा अपनी बात को मनवाने के लिए और उसे एक अथेंटिक एविडेंस के साथ पेश करने के लिए। तो डार्विन जो है शुरू शुरू में इस नेचुरल प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरह सिमिलर है जी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ। लेकिन फिर उसने एक ऐसे पढ़ा जी, एक मजमून पढ़ा, और वो मजमून लिखा था जी थॉमस मॉल्थस ने 1838 में, और उसका टाइटल था जी ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब हम आपको बताते हैं जी पॉपुलेशन क्या होती है। आप सबको पता है बायोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक स्पीशी के मेंबर होते हैं, एक ही स्पीशी के मेंबर होते हैं, जो एक खास वक्त में एक खास जगह पर पाए जाते हैं। तो माल्थस ने क्या कहा जी, उसने कहा कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी हमारी जमीन, हमारे प्लेनेट अर्थ पर जितने भी इंसान है वो सारे बढ़ रहे हैं जी किस रेशो के साथ, वो कहता है जियोमेट्रिकली। अब आपको हम बताते हैं जियोमेट्रिकली क्या होता है। वो कहता है कि एक जो है ना कपल होता है, यानी दो पार्टनर्स होते हैं, जिसमें एक जो है वो मदर पेरेंट होता है और एक फादर पेरेंट होता है। तो वो कहता है दो से फिर चार, उनसे यानी अगर वो एक पेरेंट हैं तो उनके चार बच्चे। अब उन चार की फर्दर जब ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फिर आठ होंगे। वो कहता है कि जो ह्यूमन जनरेशन है वो इस तरह बढ़ती है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, और ये इसी तरह बढ़ती जाती है 128 और ऑनवर्ड। लेकिन हमारी अर्थ पर जो रिसोर्सेज हैं, यानी इन सब का खाना, वो जी इंक्रीज हो रहा है जी डिमांड के साथ। लेकिन जो है वो हमारे पास, इससे हम कहते हैं जी लीनियर्स इंक्रीज। तो जैसे हमारे जियोमेट्रिकली इंक्रीज हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, वैसे रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो रहे। यानी डिमांड तो बहुत है लेकिन रिसोर्सेज इंक्रीज कैसे हो, हमारी जमीन तो, प्लेनेट तो उतना है जितना पहले था, वही मिट्टी है, वही जमीन है। लोग उसको कंज्यूम करने के लिए जो है ना, लोग तादाद में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें याद पड़ता है कि आज से जो है वो 20-25 साल पहले जब हमारे दादा जान हमें जो है ना, हम स्कूलों में पढ़ते थे और हमें वो स्टोरियां सुनाते थे कि जमीनों से ये जो गंदम हम आज हासिल करते हैं, ये ऑब्टेन करने का स्टाइल ही ओल्ड वर्ल्ड होता था जी। गंदम को काट कर जमीन पर फेंक दिया जाता था, ऊपर जानवर जो है वो उनके ऊपर चलाए जाते थे, फिर उनसे दाने जमीन पर गिर जाते थे, वही हाथ से इकट्ठे किए जाते थे, फिर उन्हें साफ किया जाता था, फिर हाथ से बनी हुई चक्की के अंदर उससे आटा बनता था। तो जो गांव की औरतें वो इस तरह काम करती थी पहले, और एक ही घर से ज्यादा 8 या 10 मन मिलते थे। आज वो पैदावार कितनी हो गई जी, आज वो 40 मन हो गई है 1 एकड़ से गंदम की पैदावार, क्योंकि मशीन, तमाम टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसानियां भी कर दी और अच्छी वैरायटी के बीज भी आ गए हैं। और वो बीज भी कैसे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनाए जाते हैं, और उसके लिए आप लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो बॉटनी में पढ़े हुए हैं। तो इसी तरह जी यहाँ पर भी यही बात की जा रही है। तो फिर डार्विन ने कहा जी पीपल रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स। तो जब ऐसा होता है, तादाद बहुत हो जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो फिर जी हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन के स्टॉप लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। और रिस्ट्रेनिंग का मीनिंग हमने साइड पे लिखा है जी, इनहिबिट, रोकना। और फिर ह्यूमन पॉपुलेशन के रास्ते में क्या चीजें आती हैं जी, फिर आती है पॉवर्टी, गुर्बत, उसके बाद वार, जंगें, प्लेग्स, इंटरनेशनल बीमारियां, फेमिन, कहत, वो पानी का भी हो सकता है, वो खुराक का भी हो सकता है। और ये क्या करते हैं जी, पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उस लिमिट पे आने पे मजबूर करते हैं जिसको हमारी प्लेनेट सपोर्ट कर सकता है जी। डार्विन ने ये रियलाइज किया कि इसी तरह की स्ट्रगल जो है वो हमारी नेचर में भी होती है जी। और उसने इस स्ट्रगल की जो वजह बताई वो नेचुरल सिलेक्शन बताई। अब नेचुरल सिलेक्शन की यहाँ ऐसे समझे थोड़ी सी डेफिनेशन वो हमें बताने लगे, ऐसा तो नहीं है, वो हम नेक्स्ट पेज पर इसकी ऐसा डेफिनेशन भी देखेंगे। तो हमारे पास अब हम देखते हैं जी, डार्विन ने जो इसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए जी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस लिखी हैं, तो हम इसको देख लेते हैं जी, और इसको जो स्केच है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं जी। अभी यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई, वो नेक्स्ट पेज पर है। अब हमें बताया जा रहा है, डार्विन बताता है कि जी जो एनिमल्स के कुछ ट्रेट्स होते हैं जी वो डेट्रीमेंटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो मिसाल के तौर पे कैसा, आपको पता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो उन फर्दर जनरेशन उनमें नहीं हो सकती, वो कुदरत की तरफ से उनके में होता है कि जो है ना वो वेल डिवेल्प नहीं होते, उनकी एडाप्टेशन नहीं होती, उनसे न्यू जनरेशन पैदा ही नहीं हो सकती। तो ये वो स्टीराइल होते हैं जी।
तो लिहाजा ऐसे तमाम मेंबर्स इलिमिनेट हो जाते हैं, चाहे वो जिस गम से मर्जी जाएं, लेकिन अगर उनकी औलाद नहीं होगी तो वो हमेशा के लिए जो है ना वो ऐसे ही जाएंगे, और वो वेल अडाप्टेड नहीं है हमारे पास डार्विन के मुताबिक जी। अब हम देखते हैं जी, हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ माल्थस। माल्थस ने क्या कहा जी? उसने कहा जी ग्रोथ, ये देखें एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई वाई एक्सिस में जी ग्रोथ आपको मिल रहा है। वो कहता है जी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो देखें कैसे आउटब्रेक होके इतनी इंक्रीज कर रही है जी। अगर उसके बाद हमारे रिसोर्सेज जो कि, ये देखें जी फूड प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं ये इस तरह इंक्रीज नहीं कर रहे जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। और जब ऐसा होता है तो बिल आखिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर फिर कहत आता है, जंग बढ़ती है, प्लेग बढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं पोटेंशियल पॉपुलेशन क्रैश। तो बिल आखिर उस लाइन पे आना ही पड़ता है जितने जहां जितने रिसोर्सेज होते हैं जी। तो पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से पाकिस्तानी यहाँ एडजस्टेड हैं, और जो इसमें फिट नहीं बैठ रहे वो बिल आखिर हमारा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आखिर उन्होंने जिंदा तो रहना है, सर्वाइव तो करना है। तो इस हिसाब से जी अब हम आगे चलते हैं जी। अब इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। दरअसल हम इसे आसान कैसे करेंगे जी? नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने ये आइडिया दिया जी। डार्विन फॉर्मुलेटेड हिज आइडियाज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1844 में। उसने जी नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था बिल आखिर उसे जो है वो एक स्पेसिफिक शेप देकर जी 1844 में उसे पेश किया। और उसके पॉइंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस सेंटेंस को आप हाईलाइट कर लें, ये आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा कि देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी उसकी जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो नेचुरली हमारी लाइफ में हैं, और इवन हम दूसरे एनिमल्स में भी ऑब्जर्व करते हैं और वो ह्यूमंस में भी हैं। तो लिहाजा अब जो हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चीजें पढ़ेंगे वो दरअसल डिफरेंट पॉइंट्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के। लेकिन डार्विन ने यहां पर इससे पॉइंट्स कहा है, हम इसे अब आगे कहते हैं जी सूरतें, फॉर्म्स। नेचुरल सिलेक्शन की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो हमारी लाइफ में हमें नजर आती हैं, और वो नेचर में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और हम उसे पढ़ते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, और हमें वो ऑलरेडी चीजें पता है क्योंकि जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। देखते हैं जी वन बाय वन। सबसे पहले जी जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन में हमें क्या बताया गया जी, हम आपको बताते हैं। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की मुख्तलिफ सूरतों में, शक्लों में, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं जो इस थ्योरी को मिलकर बनाते हैं, उनमें सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन है। अगर आपको याद हो तो हमारी अर्थ पर कोई भी एनिमल 100% जो खासतौर पे वर्टिब्रेट या फिर एडवांस एनिमल्स हैं वो एक जैसे नहीं है। आखिर उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, स्पीशीज चाहे सेम है, इवन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग सबकी शेप एक जैसी नहीं है, सबके फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं है। तो हमें बताया जा रहा है कि जी जो दो इंडिविजुअल हैं किसी भी स्पीशीज के वो एक जैसे नहीं होते, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, और लिहाजा किसी भी इंडिविजुअल में ये होना दरअसल एडवांटेज है। लेकिन हमने जो है वो पढ़ा है कि म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है जी? म्यूटेशन को हम कहते हैं जी चेंज इन जेनेटिक मेकअप। अब ये चेंज थोड़ा सा बेनिफिशियल है, ज्यादातर हार्मफुल है, कभी कभी ये न्यूट्रल भी होता है। तीन सूरतें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं प्रीवियस सेमेस्टर्स में। तो यही बात यहां हमें दोबारा बताई जा रही है कि कुछ वेरिएशन जो है वो हार्मफुल होती हैं, कुछ जो है वो ना हेल्पफुल होती हैं ना हार्मफुल होती हैं, यानी ये न्यूट्रल होती हैं। और कुछ बेनिफिशियल होती हैं, और बेनिफिशियल उन्होंने शुरू शुरू में एडवांटेज वाली बात ही बता दी हमें जी। अब वो हमें बताएगा जी इसके अंदर के वेरिएशंस क्या क्या होती हैं जी। वो कहता है कि ये वेरिएशन जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं ये तमाम ग्रुप के एनिमल्स में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं, और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इसकी वजह से मुख्तलिफ हो जाते हैं जी। अब जो डार्विन है और वेलेस है, इन्होंने काज ऑफ वेरिएशन को अंडरस्टैंड नहीं किया। वो अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? क्योंकि उस वक्त तो जेनेटिक्स जो है वो इतनी फेमस ही नहीं थी, साइंस, मॉडर्न साइंस जेनेटिक्स पर तो बात ही नहीं हुई थी। लिहाजा वो यहाँ पर दोनों ही जो है वो डार्विन और वेलेस, क्योंकि दोनों ही एवोल्यूशन पर सेम टाइम में एक जैसा काम कर रहे थे तो इसलिए दो फेमस है। तो लिमार्क तो इनसे पहले था। तो इस हिसाब से उस वक्त क्योंकि जेनेटिक्स की इतनी वजाहत मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि दरअसल वेरिएशन क्यों होती है। तो अब हमें पता है कि म्यूटेशन होती है और वेरिएशंस की सूरतें होती हैं, यानी दरअसल वेरिएशन की वजह होती है, और वो होती है जीन, अलील, मियोसिस, इस तरह की तमाम चीजें। और इसके अलावा बाय चांस भी हो जाती है जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है।
और इन्होंने उस वक्त क्या अज्यूम किया जी, उन्होंने कहा जी ये इनेट प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इनेट प्रॉपर्टीज मींस हेरिडिटरी, यानी उनके बाय बर्थ ये फीचर्स होते हैं। और ये बात तो उन्होंने अच्छी कर दी और सही कर दी। तो लिहाजा वी नाउ नो दैट इनहेरिटेड वेरिएशंस आर कास्ड बाय म्यूटेशंस। और हमें आज पता है कि जो है वो जितने भी हमारे ऑफ जो इंसेस्टर्स हैं उनसे जो वेरिएशंस हमारे अंदर आती हैं वो दरअसल इनहेरिटेड होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, और उसकी वजह होती है म्यूटेशन, और क्रॉसिंग ओवर भी म्यूटेशन की एक फॉर्म ही है। अब आते हैं जी हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये थोड़ा इजी है। अब हमें क्या बताया जा रहा है जी, इसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर तो हम जो है वो एक एज्यूम कर लें कि इंसान हैं जी हमारे पास जमीन पर 7.5 अरब, और हम क्या हैं जी अगर ये सारे के सारे फर्टाइल हों, हम एक प्रोजेक्शन बनाएं तो हम क्या हैं जी कि इनमें से अगर 2 अरब ही यंग हैं, तो ये जो है ना मैक्सिमम 4 सालों में ये 2 से 4 हो जाएंगे, 2 से 4 अरब हो जाएंगे, और फिर उन 4 से अगले कई सालों में और हो जाएंगे। यानी सुनने में तो ये बात पॉसिबल लगती भी है, लेकिन जमीन पर बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो ऐसा होने नहीं देते, जिसमें मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, जिसमें से पूरी दुनिया में रहते हुए आप किस मुल्क में रह रहे हैं ये मैटर करता है, जिसमें जो है ना रिसोर्सेज मैटर करता है, कोई जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या फिर जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। ये तमाम चीजें जी मैटर करती हैं। तो उन्होंने जो है वो बताया कि जी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज करते हैं जी जियोमेट्रिकल जो हमारे पास पोटेंशियल है ऑर्गेनिज्म के अंदर जी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई होता है। और इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल चेक्स, अगर तो इन्वायरमेंटल चेक ना हो और जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं वो ना हो, तो ये जियोमेट्रिकली मैनर से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 6, सॉरी 4 से 8, 8 से 16, फिर 32, और फिर 64 और 128 इस रेंज से वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि ये एक जनरेशन में और उससे नेक्स्ट जनरेशन में वो हमारे पास क्वाड्रपल यानी 4 गुना होते हैं, और फिर उससे 8 गुना, और इस तरह, यानी वही सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई ऐसा बताया जा रहा है जी। वो कहता है इस तरह के ग्रेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के साथ इतनी ज्यादा स्पीशीज हो जाए नेचर में कि बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। वो कहता है चले हम कुछ एग्जांपल से इसको सीखते हैं जी। पहला वो कहता है जी ऑस्टर्स, फीमेल ऑस्टर्स। तो हम आपको जी ऑस्टर्स के बारे में बताते हैं जी। ऑस्टर फाइलम मोलस्का का मेंबर है, क्लास बाइवेल्विया, जिन्हें जो है हमने मसल्स भी कहा था जी, काम्स, मसल्स, क्लॉप्स, ऑस्टर्स, ये सारे इस क्लास से ही बिलोंग करते हैं जी। और एक बड़ा ही फेमस जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जी, पर्ल। आप लोगों ने इंग्लिश में जो है वो प्ले भी पढ़ा था सेकेंड ईयर में, जिसमें जो है ना एक बच्चा मोती बेचने आता है और फिर बार्बर की शॉप में जो है वो एक शख्स उससे खरीद भी लेता है। दरअसल वो उस बच्चे की मदद करना चाहता होता है। तो इसी तरह जी आज हम आपको ये भी साथ में बता देते हैं, चलेंगे टॉपिक आ गया तो, जो है वो पर्ल कैसे बनता है। दरअसल इसी ऑस्टर जो है वो एक एनिमल है मुलस्क फाइलम का, और इसके अंदर जो सम टाइम जो है वो कोई पैरासाइट अगर चला जाए, कोई पैथोजन चला जाए, तो ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हैं जी, ये आप देख रहे हैं जी, डिफेंस मैकेनिज्म में जब भी कोई पैथोजन या पैरासाइट्स इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए ये इनकी बॉडी से सिक्रीशन होती है, जो उस पैरासाइट के गिर्द, फॉरेन पार्टिकल के गिर्द जी एक कोट बना देती है। ऐसे समझिए कि वो पहले जो है वो लाइक अ लिक्विड होती है जो जाके उसको घेर लेती है, ताकि उसे जैम कर दे। जैसे जो है ना किसी भी चीज को हम जो है वो एक बबल गम के अंदर ट्रैप कर दें, ऐसा हो जाता है, फिर वही हार्ड हो जाता है और वही मोती बन जाता है। तो ये इतना ही सिंपल मैकेनिज्म है हम जितना आपको बता रहे हैं। आते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो हमें बताया जा रहा है कि जी ऑस्टर, एक फीमेल ऑस्टर जो है वो 1 साल या एक सीजन में अपने जो है वो स्पॉनिंग एग लेइंग प्रोसेस के दौरान 1 लाख एग प्रोड्यूस करती है। अगर वो एक के 1 लाख सारे उनसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 या फिर 1 लाख नए इंडिविजुअल बन जाए, वो सारे फीमेल हों, और वो सारे अगले साल फिर दोबारा एग दें, तो ये तो जो है वो करोड़ों अरबों की बात बन जाएगी। वो कहता है इसी तरह जो है ना एक फीमेल सी स्टार जो है वो क्या करती है जी, एक सीजन में 10 लाख एग देती है। और उनमें से वो कहता है कि अगर 500,000 भी सी स्टार जो है वो अगले साल तैयार हो जाएं, तो वो हर एक जो है ना फर्दर मिलियन एग्स देगा नेक्स्ट सीजन में,
तो वो कहता है इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो देखते ही देखते समंदर तो इन सब से फिल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंटल चेक्स मौजूद हैं तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि इन तमाम ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज सपोर्ट ही नहीं करते, लिहाजा ये किसी और एनिमल की फूड जरूर बन जाते हैं ताकि वो सब के सब थोड़ी थोड़ी मिकदार में अपनी स्पीशीज को बनाए रखें। इसी तरह वो कहता है कि जी हमारे पास इंग्लिश स्पैरो जो है वुड बी द एंसेस्टर्स ऑफ ओवर 250 बिलियन इंडिविजुअल्स इन 10 years। वो कहता है कि अगर हम एक सिंगल जोड़ा लें चिड़ियों का और उन्हें इंसेस्टर्स बना लें तो 10 सालों में अगर इन्वायरमेंटल चेक ना हो, नेचुरल रेट विदाउट एनी चेक, अगर इन्वायरमेंट उसको जो है वो स्टॉप ना कर सकता हो और इवन सपोर्ट करे, तो 10 साल में ये 270 अरब सिर्फ चिड़ियां हो सकती हैं। इसी तरह वो कहता है कि एलिफेंट जो है वो सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, और डार्विन ने कहा है कि अगर हम एक जोड़ा लें हाथियों का तो 800 सालों में इनकी तादाद भी 29 मिलियन हो जाएगी, इनके डिसेंडेंट्स की, इनकी औलाद की, अगर इन्वायरमेंटल चेक ना हो। तो क्योंकि इन्वायरमेंटल चेक मौजूद होता है तो इसी वजह से जी हमारे पास हमें बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट का इन्हें थोड़ी थोड़ी मिकदार में आगे बढ़ाना और रिसोर्सेज की वजह से और फैक्टर्स की वजह से इन्हें रोकना, लिमिट करना, दरअसल ये भी नेचुरल सिलेक्शन की एक फॉर्म है, एक सूरत है, एक शक्ल है। अब चलते हैं जी हम थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। और इसमें हम देखते हैं जी हमें बताया जा रहा है कि जो मैकेनिज्म अभी हमने ऊपर वाली सेकंड सब हेडिंग में पढ़ा है, जिसमें एनिमल्स का बहुत ज्यादा पैदा हो जाना और फिर इन्वायरमेंट का उसे स्टॉप करके एक लिमिटेड अमाउंट में बनाना, तो इसी सूरत को स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो होशो हवास में है, और लोगों का पैदा हो जाना, फिर सरवाइव करना स्पीशीज का आपस में और दूसरी स्पीशीज से अपना जिंदा रहने के लिए लड़ाई करना, स्ट्रगल करना। तो ये कंपटीशन दरअसल तीन चीजों के लिए होता है जी, फूड के लिए होता है, और अपने पार्टनर ढूंढने के लिए होता है, और स्पेस और जगह के लिए होता है जी। और कॉन्टेस्ट क्या होता है जी? किल आर बी किल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, या तो इस लड़ाई में कोई मारा जाएगा या फिर इस लड़ाई में कोई मार देगा। तो मरना, मारना और मारे जाना, ये स्ट्रगल है, इसे हम कॉन्टेस्ट कह रहे हैं जी। इट मे बी लेस इमीडिएटली अपेरेंट लाइक स्ट्रगल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स टू सर्वाइव ड्राउट और कोल्ड। वो कहते हैं जी ये थोड़ी सी जो है वो इतनी ज्यादा हाई फाई जो है वो नहीं है स्ट्रगल प्लांट्स और एनिमल्स की तरह। कब? जब उन्हें सामना हो जी खुश्क साली का या शदीद सर्दी का। तो फूड रिसोर्सेज और मेट्स और स्पेस के लिए लड़ाई अलग चीज है, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो अलग चीज है, लेकिन ये सारी दोनों ही मिलकर जो है वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में ही आ जाती हैं, क्योंकि सर्वाइव तो आखिर किसी को करना है। तो ये जो अभी हम सूरत पढ़ रहे हैं जी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, दरअसल इनमें से जो जीत जाता है लड़ाई में वही जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। इसी को हम सेकंड जो है ना फोर्थ सब हेडिंग में पढ़ेंगे। और जो इन्होंने नेक्स्ट फोर्थ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ बताई है, दरअसल ये नेचुरल सिलेक्शन कंक्लूजन है, ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, इसे हम फिफ्थ पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन भी दी है, और जो ऊपर वाला उन्होंने हेडिंग बनाया है नेचुरल सिलेक्शन का, उसकी एक सब हेडिंग और एक जो है वो माइनर हेडिंग बनाकर उसकी सूरत भी उन्होंने बताई है, जो कि असल में इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। तो वो कहता है जी जब स्ट्रगल होती है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, चाहे वो ह्यूमंस के दरमियान हो या फिर बाकी एनिमल्स जो कि वाइल्ड में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनके दरमियान जो सर्वाइवल का जो स्ट्रगल है, उसके दौरान जी जो अनफिट होता है वो तो इलिमिनेट हो जाता है, वो हार जाता है और खत्म हो जाता है, समटाइम वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो वो कहता है जी ओनली वो सरवाइव करते हैं जो सेटिस्फैक्टरीली अडॉप्टेड, नेचर जिन्हें ताकतवर बनाती है हर लिहाज से, एक जिस्मानी लिहाज से भी, दूसरा उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो भी हाई होती है, और दूसरा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब उनमें बेस्ट जीन्स होंगे। जबकि हैंडीकैप्स जी, हैंडीकैप्स का हम दो सूरतें हैं जी, हैंडीकैप्स डिसेबल को भी कहते हैं, और सम टाइम हम कुछ ऐसे ट्रेड्स पढ़ेंगे एनिमल्स में जो दरअसल उन एनिमल्स के जवाल का सबब बनते हैं। आपने जो है वो फुलिश स्टैग की स्टोरी पढ़ी होगी जब आप लोअर ग्रेड क्लासेस में होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि वो जो डियर होती है, एंटलर होती है, उसके दरअसल जो सींग होते हैं उसे झाड़ियों में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रीडेटर उसे खा जाता है। तो ऐसे ट्रेड जो किसी एनिमल में उसको जो है वो कहीं भी ट्रैप कराने का सबब बन जाए, ऐसे ट्रेड्स को भी हैंडीकैप ट्रेड्स कहते हैं। तो आगे चल के हम ये पढ़ेंगे
अभी जब डार्विन के डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ एनिमल्स में ऐसे ट्रेट्स आ जाते हैं जो उनकी जो है वो पूरी स्पीशी के जवाल का सबब बनते हैं। तो वो कहता है जी जो डिसेबल होते हैं या फिर जिनमें ऐसे ट्रेट्स आ जाते हैं जो उनके सर्वाइवल को स्लो कर देते हैं, तो वो भी इलिमिनेशन का सबब बनते हैं जी, जिनमें ये होते हैं देयर पोजेसर्स। द आइडिया इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं जी। और इट इज द कोर ऑफ द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो गया जी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो कोर पॉइंट है जी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब अब आते हैं जी हम नेचुरल सिलेक्शन की तरफ। अडाप्टिव ट्रेड्स, तो हमें बताया जा रहा है कि जिन ऑर्गेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है जी उनमें जो वेल अडाप्टेड ट्रेड्स होते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में जी ट्रांसफर हो जाते हैं जी, और चले जाते हैं वाया रिप्रोडक्शन। तो और जिन ऑर्गेनिज्म में ट्रेड्स माल अडाप्टिव होते हैं यानी लेस अडाप्टिव होते हैं जी, उनमें जो है वो रिप्रोड्यूस होने के चांस भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जी वो खत्म हो जाते हैं जी, इलिमिनेट हो जाते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ साथ आगे देखते हैं डार्विन क्या कहते हैं जी। डार्विन ने फॉर्मुलेट की थ्योरी इन आइडियाज के साथ, और दीज थ्योरी एक्सप्लेन फॉलोइंग पॉइंट्स, और इनमें फर्दर पॉइंट्स क्या हैं जी वो भी हम देखते हैं जी। डार्विन कहता है जी कि जो टर्टोइसेस और फिंचेस हैं जी गैलापागोस आइलैंड की, वो वक्त के साथ चेंज होती हैं। इन तमाम पॉइंट्स की मदद से उसने ये कंक्लूड किया, और इसने ये भी कहा, ये इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट आ गया जी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था उस लेक्चर में हमने जो साउथ अमेरिकन हॉर्सेस की बात की थी, हमने जो है ना उससे काफी आप लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हम आज जो है वो सिंपल 2 लाइनों में आपको इसको दोबारा रिवाइज भी करवा देंगे। हमने कहा था कि जो हॉर्सेस हैं, दरअसल साउथ अमेरिका में जो सन 1500 है उससे पहले मॉडर्न हॉर्स नहीं थे। और मॉडर्न हॉर्स नहीं थे, लेकिन हॉर्स की तरह का एक एनिमल जरूर था, थियोएंथीरियम, जो वहां एक्सटिंक्ट हो गया और वो बेड्स में चला गया। लेकिन सन 1500 के बाद जो हमारे पास स्पेन से एक एक्सप्लोरर ग्रुप जो आया हुआ था, वो अपने साथ मॉडर्न हॉर्सेस तमाम दुनिया के, और उनके पास भी जो थे अपने वो लाए थे। और वो जब यहां से जा रहे थे तो कुछ हॉर्सेस यहाँ छोड़ गए, और जब डार्विन गया तो उसे वहां मॉडर्न हॉर्सेस मिल गए। लेकिन उसने फॉसल जब निकाले तो जो है वो हॉर्स लाइक एनिमल जरूर था उस एरिया का अपना, लेकिन जो है वहां कभी साउथ अमेरिका में मॉडर्न हॉर्सेस नहीं थे। और जो मॉडर्न हॉर्सेस फिर नजर आए डार्विन को, वो स्पेन का जो ग्रुप आया हुआ था वो यहां से जाते हुए अपने कुछ हॉर्सेस यहाँ छोड़ गया। तो हमने वहां जब वजाहत की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा सा वो डाउटफुल था, इसलिए हमने आपको आज क्लियर कर दिया कि 1500 सन 1500 1500 से पहले जो है वो हॉर्सेस नहीं थे साउथ अमेरिका में। थियो एंथीरियम थे, लेकिन वो हॉर्स लाइक थे, ट्रू हॉर्स नहीं थे। और वो बेड्स में फॉसिल्स बन गए, लेकिन वो फिर हॉर्स नहीं थे, ना पहले थे ना जो है। लेकिन जब वहां से स्पेन का एक्सप्लोरर ग्रुप वहां से गुजरा तो अपने वो कुछ मॉडर्न हॉर्सेस जो अपने साथ लाए थे 2 4 इधर छोड़ गए, और यहाँ उनकी वैरायटी बढ़ते बढ़ते काफी हो गई। अब वो जो है हमारे पास यहाँ पर एक्सोटिक स्पीशीज थे, यहाँ के नेटिव नहीं थे। तो हमने आपको थोड़ा सा जो है वो अगेन एक्सप्लेन कर दिया उस पॉइंट को। और यहाँ हम जो है ना, क्योंकि यहाँ उन्होंने साउथ अमेरिका के हॉर्सेस की बात की है, तो इसलिए हमने उस आइडिया को थोड़ा सा अगेन रिवाइज करके पहले से आसान बना दिया। और वहां थोड़ी सी डाउटफुल बात हुई थी, उसे भी हमने क्लियर कर दिया। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट देखते हैं जी। एक्सप्लेन हाउ सम एनिमल्स लाइक एंशिएंट साउथ अमेरिका हॉर्सेस कैन बिकम एक्सटिंक्ट। तो थियोएंथीरियम की बात कर रहे हैं जी, हॉर्सेस लाइक एनिमल कि वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, और ग्रुप ऑफ एनिमल फेस न्यू एनवायरनमेंट। वो कहता है जी बाज औकात एनिमल्स जो है वो एनवायरनमेंट को फेस करते हैं और वो नए एनवायरनमेंट में या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते, लिहाजा या फिर फूड शॉर्टेज होती है या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, लिहाजा वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और जो साउथ अमेरिकन हॉर्सेस लाइक एनिमल्स थे थियोएंथीरियम, उसकी एक्सटिंक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। आगे चलते हैं जी। अडाप्टेशन और अडाप्टेडनेस, आप लोगों ने एडीपी में भी ये जब जोलॉजी 2 पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था। हमने कहा था जी दरअसल अडाप्टेशन क्या है। हम आप तमाम स्टूडेंट्स को ये रिवाइज करवाना चाहते हैं कि दरअसल अडाप्टेशन किसी भी एनिमल में अगली नस्ल प्रोड्यूस करने की बेहतरीन सलाहियत है। अगर तो कोई भी एनिमल जो है वो फर्टाइल है और अपनी नई नस्ल पैदा कर सकता है सेम स्पीशी में, तो वो जो है उसमें अडाप्टेशन है। और अगर उसमें ये सलाहियत नहीं है तो उसमें अडाप्टेशन नहीं है।
इसी बात को अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो उन्होंने यहां लिखी है डेफिनेशन। अडाप्टेशन अकर्स, अडाप्टेशन तब होती है जी व्हेन अ चेंज इन अ फिनोटाइप, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप में ऐसा चेंज आ जाए कि उस जीनोटाइप से फिर फिनोटाइप में भी चेंज आ जाए, और वो फिनोटाइप ऐसा हो जो इंक्रीज कर दे चांस, जो सलाहियत को इंक्रीज कर दे किसी भी एनिमल की रिप्रोड्यूसिंग सक्सेसफुली, कि वो एक अच्छी रिप्रोडक्शन कर सकता हो। तो लिहाजा वो कहता है कि जी व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इनकाउंटर्स अ न्यू एनवायरनमेंट, जब भी कोई एनिमल एक नए एनवायरनमेंट में जाता है जी, तो रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल न्यू ग्रुप्स, तो अडॉप्टिव रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि जब नए एनवायरनमेंट में जाता है उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उससे नए ग्रुप यानी स्पीशीज इवॉल्व हो जाते हैं। तो दीज ग्रुप्स एक्सप्लॉयट अ एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वेज, तो जब उन्हें बहुत आसानियां मिल जाती हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो जब फैलते हैं तो फिर अपने अपने नए अंदाज पैदा कर देते हैं। तो वो कहता है जी अडाप्टेशन, फिटनेस और अडाप्टेडनेस डिफरेंट मीनिंग है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अडाप्टेशन, अगर हम एक स्पेसिफिक कंसेप्ट में चले जाएं तो फिर अडाप्टेशन क्या होगी और अडाप्टेडनेस या फिटनेस क्या होगी। अब मैं आपको बता दूं जी, इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पीशीज टू सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस इन अ स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट, किसी भी माहौल में किसी जानदार की यह सलाहियत या सलाहियत का बढ़ना कि वो अच्छी तरह और पहले से बेहतरीन रिप्रोडक्शन कर सके, ये उसकी अडाप्टेशन है। अब फिटनेस या अडाप्टेडनेस क्या है, उसकी कितनी सलाहियत है रिप्रोडक्शन करने की, उसकी मेजरमेंट फिटनेस कहलाती है। यानी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 85% जो है वो उसकी अडाप्टेशन रेट है। जैसे हम जो है ना आईफोन के अंदर जो है वो बैटरी हेल्थ या फिर जो फोन लाइफ होता है उसको कंसीडर करते हैं, इसी तरह बिल्कुल अगर ये 85% है तो हम कहते हैं जी इसकी जो सलाहियत है रिप्रोडक्शन की वो तो अच्छी है, और ये अडाप्टेशन है। और ये कितने फीसद है, ये 85% है, ये इसकी अडाप्टेडनेस या फिटनेस है। तो आगे जी एक डिफरेंट पैरा उन्होंने यहां मेंशन कर दिया जी, इसको हम देखेंगे। अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि जी जितनी भी अडाप्टेशन होती हैं, एवरी नॉट एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन अडाप्टेशन इज एन अडाप्टेशन इन सम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। हमें बताया जा रहा है कि किसी भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में होने वाली थोड़ी सी भी तब्दीली, सारी तब्दीलियां जो है वो अडाप्टेशन नहीं है। दरअसल जो वेलेस है और डार्विन है, जब एंड पर ये देखें अगला जो है ना, रुसल वेलेस यही साइंटिस्ट है जिसने कहा था कि हर तब्दीली ही दरअसल अडाप्टेशन है। डार्विन ने इसे रिफ्यूज कर दिया था कि हर चेंज जो है वो अडाप्टेशन नहीं है। और जब आप 5वें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हर चेंज अडाप्टेशन नहीं है। और ऐसा चेंज जो कुछ वक्त के लिए होता है, मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो हिली एरियाज में पहाड़ घूमने गए, तो हम जैसे ऊपर चढ़े हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, और क्योंकि हमें ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत थी, वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, तो लिहाजा हमारा जो है वो जो है वो हार्ट बीट रेट वो वहां पर हाई रहेगा। जब हम 4 दिन बाद नीचे आ जाएंगे हमारा फिर से हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो दरअसल ऐसा चेंज तो थोड़े वक्त के लिए आता है इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, तो इसे अडाप्टेशन नहीं कहते, इसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, जो कि आप 5वें सेमेस्टर में एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि अगर तो हम कंसीडर कर लें कि जो है वो हर चेंज ही अडाप्टेशन है, इस तरह तो फिर हर चीज जो है वो परफेक्शन की तरफ चली जाएगी, लीड्स अडाप्टेशन लीड्स टू परफेक्शन, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। फिर तो जो है वो सब कुछ ठीक होता जाएगा, ना फिर इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन आएगी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। इस तरह तो फिर जो है वो सिर्फ अर्थ पर लाइफ हो जाए और तो कुछ ना हो। तो इस तरह नहीं है। वो कहते हैं इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, ऐसा नहीं है, हर चेंज अडाप्टेशन नहीं है। अगर वेलेस समझता था कि हर चेंज अडाप्टेशन है तो इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। तो आते हैं जी एल्फ्रेड रूसल की तरफ। दरअसल डार्विन जब वापस लौट आया था अपने सफर से, तो उसने बड़ा ही आसान से तसल्ली से बैठ के काम करना शुरू किया कि मैं अच्छे से काम करके आखिर में जाके पब्लिकेशन करवाऊंगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि एल्फ्रेड रूसल भी जो है वो अमेजोन वैलीज में जो है वो एक्सप्लोर करने गया था जी, चीजें लाइफ को, एवोल्यूशन को। और उसने भी जोलॉजिकल एक्सपीडिशन किया है जी, एक सफर किया है जी अमेजोन वैली का। और उसने जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विजिट किए हैं जी, जिसे हम मेले आर्चिपेलागो कहते हैं जी। ये यहाँ पर मेंशन है जी, ये इन आइलैंड्स पर गया था एल्फ्रेड रूसल। और उसका भी ग्रेट जो है वो बायोजियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस है इस एरिया की भी, तो जिसने जी हेल्प किया। और माल्थस जो है उसने ह्यूमन, दरअसल इसने भी माल्थस की जो ऐसे था ह्यूमन पॉपुलेशन पर वो रीड किया था।
तो वेलेस आल्सो स्टडीड एवोल्यूशनरी चेंज, रीड एंड राइटिंग ऑफ थॉमस माल्थस ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसने भी वही ऐसे रीड किया जी जो डार्विन ने किया, और इसने भी सिंथेसाइज की जी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सिमिलर टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब यहां मसला पड़ गया जब डार्विन ने देखा कि इसने तो जो है ना, डार्विन ने 20 साल काम किया है, वेलेस कुछ सालों में काम करके अगर तो उसने पब्लिकेशन करवा दी और कॉपीराइट ले लिया तो सारा काम, तो क्रेडिट तो एवोल्यूशन का उसके पास चला जाएगा। तो इसने जल्दी से अपनी थ्योरी को वाइंड अप किया, समरी और उसकी शॉर्ट समरी बनाकर फौरन से अपनी पब्लिकेशन करवा के कॉपीराइट्स ले लिए, ताकि जो है वो हिस्ट्री में सारा का सारा नाम वेलियस का ना बन जाए, बल्कि डार्विन ने मेहनत की है उसे ही मिलना चाहिए, और बिल आखिर उसे ही मिलता है। और इसने अपना जो है वो शॉर्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश करवाया जी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और वो हिट हो गया जी। और इसमें हमें बताया जाएगा कि पहले ही दिन 1250 कॉपीज जो है ना इसके एवोल्यूशन के पेपर की बनी थी, और वो सारी की सारी पहले दिन ही बिक गई, सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। डिफरेंस क्या था जी वेलेस की थ्योरी में और डार्विन की थ्योरी में? तो सिमिलैरिटी जो है वो बहुत थी वेलेस और डार्विन की, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। पहला डिफरेंस, वेलेस समझता था कि जो एवरी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन जो है वो अडाप्टेशन है, लेकिन डार्विन ने जो है वो सिर्फ एडमिट किया जी नेचुरल सिलेक्शन को, और कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल एवोल्यूशनरी चेंजेस, तमाम एवोल्यूशनरी चेंजेस की बात नहीं की, क्योंकि ही डिड नॉट एक्सेप्ट द अडाप्टिव सिग्निफिकेंस फॉर एवरी मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो हर चेंज को अडाप्टेशन नहीं समझता था। वेलेस समझता था, डार्विन नहीं समझता था, तो लिहाजा इनकी थ्योरी का ये डिफरेंस हो गया, और इसमें डार्विन का पलड़ा भारी हो गया। उसके बाद जी आगे चलते हैं। वेलेस इस बात पे बिलीव करता था कि जी ये मोरालिटी का अगेंस्ट है, एवोल्यूशन पर बात करना मोरालिटी के अगेंस्ट है, और इसमें हकीकत भी है। वो कहता है जी किसी भी जानदार, बिल आखिर सिर्फ ह्यूमंस की जो है वो जमीन पर एवोल्यूशन कैसे हुई, इस पर कोई फैसला देना, जजमेंट्स देना जो है वो इखलाकियात के खिलाफ है, और ये वाकई उसकी सच बात है। लेकिन डार्विन ही कुड नॉट गिव क्लियर आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, लिहाजा वेलियस ने, क्योंकि एवोल्यूशन का क्लियर जो है ना कोई आइडिया नहीं दिया, लिहाजा डार्विन ने जो है एवोल्यूशन का क्लियर मैकेनिज्म दिया है, लिहाजा डार्विन इसमें भी सबकत ले गया, और बिल आखिर जो है वो कामयाब हो गया। तो डार्विन जो है वो के जो आइडियाज हैं वो मॉडर्न साइंटिस्ट के बहुत करीब पड़ते हैं। तो मॉडर्न साइंस ने बहुत सी चीजें डार्विन की सही साबित की है, इवन जेनेटिक्स ने भी प्रूव किया कि डार्विन की बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे अपडेट किया गया है, और उसे जो है वो नियो डार्विनिज्म और फिर आगे जाके मॉडर्न साइंटिज्म में करेक्ट किया गया है। तो वेलेस के वर्क ने जो है ना डार्विन को मोटिवेट किया जी अपना आइडिया पब्लिश करवाने में। कैसे मोटिवेट किया? दरअसल वो मोटिवेशन नहीं थी, वो डर था डार्विन का। डार्विन अगर अपना काम जो है वो जल्दी जल्दी वाइंड अप करके अपना जो है वो कॉपीराइट ना लेता अपने इस पूरे चैप्टर की, तो वेलियस ने जो है वो अपना काम दिखा देना था, और सारा का सारा क्रेडिट वेलियस को चला जाना था। तो लिहाजा वेलियस के डर ने ही उसे मोटिवेट किया कि वो जल्दी से अपना काम पब्लिश करवा ले, और फिर आखिर उसने करवा लिया। तो थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन इज क्रेडिटेड टू द चार्ल्स डार्विन, लिहाजा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का सारा क्रेडिट चार्ल्स डार्विन को जाता है, और डार्विन ने इस पर कई साल बहुत मेहनत से काम किया, और उसने जो है वो बहुत से एविडेंसेस भी दिए, लिहाजा वेलेस हिमसेल्फ एट्रीब्यूटेड द थ्योरी ऑफ डार्विन। और यहां तक कि वेलेस ने भी जो है वो तारीफ की डार्विन की कि उसने बहुत अच्छी थ्योरी की है, और उसने इसे सपोर्ट किया है। एट्रीब्यूटेड का यहाँ पर जी मीनिंग हम कहते हैं जी कि सपोर्ट करना है, जो है वो निस्बत देना है, जो है वो प्रोटोकॉल देना है, एक्सेप्ट करना है, और किसी को दाद देना है। जी वेलेस ने भी डार्विन को दाद दी। अब आते हैं जी हम डीमेरिट्स ऑफ डार्विनिज्म पर। इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। अब जी जो डार्विन के डिफेक्ट्स निकाले गए हैं, सबसे पहले बहुत से साइंटिस्ट ने, इवन सिविल सोसाइटी ने भी सबसे पहला डिफेक्ट ये निकाला कि डार्विन ने थ्योरी तो दी है कि एनिमल्स में चेंज आता है, ये नहीं बताया कि एनिमल कहां से आए हैं। तो बिगनिंग ऑफ द ऑर्गन्स का मतलब है जी दरअसल बिगनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डार्विन कैन नॉट एक्सप्लेन द बिगनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, डार्विन वजाहत नहीं कर सका, डार्विनिज्म वजाहत नहीं कर सकी कि जानदार कैसे आए हैं। उसका कहना था कि ऑर्गन्स या ऑर्गेनिजम्स मे अपेयर एट फर्स्ट, कि वो पहली बार आए एज द वेरियस रूडिमेंट्स। अब इसके लिए हमने क्या मीनिंग लिखा है? अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल
हमारे पास जी प्रिंसिपल्स या फैक्टर्स, अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स। यानी हमें बताया जा रहा है कि कोई बुनियादी जो है वो कोई असूल है, कोई बुनियादी रहनुमाई है जिसकी बेस पर ऑर्गेनिज्म आगाज हुआ है। और वो बुनियादी रहनुमाई दरअसल क्या कह रहा है, मैं आपको वजाहत कर दूं इस बात की। वो कह रहा है कि दरअसल कोई ऐसी ताकत है जो है वो इस नेचर में, जिसने जादू से इसे बना दिया है। तो अब ये बात जो है वो खुदा पे डाल के खत्म कर रहा है, क्योंकि वो कहता है जी उसका काम ये नहीं था कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से है, उसका काम ये था कि ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है या नहीं आता, फिक्सिटी है या चेंज है। तो उसने कहा जी मैंने ये देखा कि चेंज है। और फिर वो अपने जो है वो आ गया जी अपनी पॉइंट्स पर डार्विन के जवाब में। तो रिमेन्स कंसर्न्ड विद द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने कहा जी कि मेरा काम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट फॉर द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मेरी थ्योरी जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ना कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो उसने साथ में से सपोर्ट करने के लिए और चीजें भी कही। उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है जी, कि कुछ ऑर्गेनिज्म मिमिक्री करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करते हैं, और मिमिक्री की सलाहियत उनमें आ जाना दरअसल एक एडाप्टेशन है। और इस एडाप्टेशन के नतीजे में वो बच जाते हैं और वो सर्वाइवल हो जाता है उनका। इसी तरह एक फिश है जी, टॉर्पीडो फिश। और हम आपको इसकी डायग्राम भी दिखाएंगे। और दरअसल ये जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करती है, अगर कोई भी प्रीडेटर या फूड इसके पास है तो वो उससे डेड हो जाती है और ये उसे खा भी लेता है या फिर उससे बच भी जाता है। तो वो कहता है ये भी उसके अंदर एक सिलेक्शन है, अडाप्टेशन है, जिसने एनवायरमेंटल स्ट्रेस में अपने अंदर ये ऑर्गन पैदा कर लिया और उसके बाद वो ऐसा शॉक प्रोड्यूस करता है कि जो है ना उसके नतीजे में उसकी फूड बन जाती है या फिर वो प्रीडेटर से बच जाता है। तो वो कहता है जी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो नेचुरल सिलेक्शन होती है। और नेचुरल सिलेक्शन इज एक्टिंग ओनली अपॉन मैन्यूट ग्रेडेशन टूवर्ड परफेक्शन। तो ग्रेडेशन के लिए सक्सेशन लिखा है जी। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू स्टेप टूवर्ड सक्सेशन है, सक्सेशन टूवर्ड परफेक्शन है बट नॉट परफेक्ट। अगर तो हम प्रीवियस तमाम अडाप्टेशंस को जो है वो तमाम चेंज को अडाप्टेशन कह रहे हैं तो फिर तो सारी परफेक्शन है, लेकिन क्योंकि डार्विन ने कहा था नहीं, तो इसलिए वो कहता है ये फ्यू सक्सेशन टूवर्ड परफेक्शन है, नॉट कंप्लीट परफेक्शन। तो हमने इसमें लिखा भी है जी, एक मछली जो बरकीरो, बरकीरो बिजली को कहते हैं जी, छोड़कर शिकार को मार लेती है तो आराम से फिर उसे खाना खाती है। तो द सेम इज ट्रू फॉर द कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइजेशन एज द आई एंड इट्स फंक्शन इन वर्टिब्रेट्स, जैसा कि हमने आपको जो है ना वो आंखों का फंक्शन भी बताया जी, इंसेक्ट्स में भी, ह्यूमन बींग भी और क्रस्टेशियंस में भी। तो हमने आपको फिश की एक दिखाई थी जी। तो हम देखते हैं जी हमारे पास फर्दर क्या मौजूद है जी। हम आपको थोड़ा सा फर्दर इस पॉइंट में, जो अब हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दरअसल कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस भी आएंगी। तो हम इसको देखते हैं जी, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस में क्या चीजें हैं जी। हम आपको इसमें दिखाते हैं जी। हमें बताया जा रहा है कि जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होती है जी, उसमें फिनोटाइप में ग्रेजुअल चेंज आता है, जिसमें हाइट, वेट, स्किन कलर, इस तरह की चीजें होती हैं। और इसको मल्टीपल जो है ना मैनी जीन्स जो है वो डील करते हैं, और इसे पॉलीजेनिक कहते हैं जी। और साथ में इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है, और बेल शेप कर्व बनती है। लेकिन ग्राफ कब बनता है, जब जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होती है, और इसमें जो है वो ब्लड टाइप चेंज होती है, टंग रोलिंग एबिलिटी चेंज होती है, और इसमें सिर्फ एक जीन कंट्रोल करता है। यानी वो अब हमें बता रहा है कि जब कोई एक जीन में चेंज आएगा तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस चेंज होगा, और मल्टीपल जीन में चेंज आएगा तो वो कंटिन्यूअस चेंज होगा, क्योंकि सेकंड डिफेक्ट इसी से रिलेटेड है। तो हम इस तरफ भी चलते हैं जी। और अब हम आपको टॉर्पीडो फिश दिखाते हैं जी। टॉर्पीडो फिश के लिए जो है उन्होंने एक और नेम भी लिखा है जो कॉमन है। कॉमन टॉर्पीडो दरअसल क्या है जी, नॉन एज द टॉर्पीडोज इलेक्ट्रिक रेज। ये इंपॉर्टेंट है जी। दरअसल जो टॉर्पीडो फिश है वो इलेक्ट्रिक रे है जी। ये फिश आपको सामने नजर आ रही है और उन्होंने ये इलेक्ट्रिक शॉक भी इसमें यहाँ दिखाया हुआ है जी। अब हम चलते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ, और वो है ओवर स्पेशलाइजेशन। अब ओवर स्पेशलाइजेशन क्या है जी, उन्होंने लिखा है जी स्ट्रेट लाइन लिनिएज एवोल्यूशन। स्ट्रेट लाइन, ये आप साइड पे देख रहे हैं जी, स्ट्रेट लाइन लिनिएज एवोल्यूशन। अब हमें इसमें डार्विन को क्वेश्चन किया गया है कि जो है ना सम टाइम ऐसा होता है कि एक एनिमल के अंदर जो ऐसे ट्रेट आ जाते हैं जो उस एनिमल की स्पीशी की जो है वो डिस्ट्रक्शन का सबब बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर तो डियर के इतने ज्यादा एंटलर्स नहीं है, सींग नहीं है,
तो वो आराम से सरवाइव करती रहेगी, लेकिन सींग हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो इतनी जहीन भी नहीं है कि जो है ना कटवा सके किसी के पास जाके। तो वो झाड़ी में या कहीं फंस जाएंगे और कोई भी एनिमल आके उन्हें शिकार करके, कोई भी जो प्रीडेटर है उन्हें खा जाएगा। तो इस तरह तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है। दूसरा ऐतराज ये निकाला गया कि अगर तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है तो फिर तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ना तो डियर के जो सींग हैं वो इतने बढ़ जाते, ना जो है वो हाथी की एक किस्म है जिसे हम जेफरसन मैमोथ कहते हैं, उसके जो आगे बढ़े हुए दांत हैं वो इतने हैवी हो जाते, ना होते, इतने हैवी ना होते कि उनकी हमेशा के लिए जो है वो हमारे पास क्या है जी, हमेशा के लिए डिस्ट्रक्शन हो गई और एक्सटिंक्ट हो गया वो। मिसाल के तौर पे हमने आपको कहा कि जी जो एक डियर है जी, उसके जो एंटलर्स हैं वो आउटवेट हो गए, आउटवे हो गया जी, सींग वजन में ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा ब्रांच हो गए और वो झाड़ियों में फंस जाते थे और एनिमल्स उन्हें आराम से खा लेते थे, उनके प्रीडेटर्स। इसी तरह हाथी के दांत इतने भारी हो गए कि वो चल ही नहीं पाते थे और अब वो उन्हें कटवा भी नहीं सकते थे, लिहाजा बिल आखिर वो सारे के सारे तमाम एनिमल्स इन डिसेबल करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गए और ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये एंटलर्स जो है वो डियर, इनकी तादाद भी बहुत कम या फिर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और ये जो मेमोथ हाथी की एक किस्म है जी, ज्यादा वजनी हाथों की वजह से ये भी खत्म हो गया है। उसके बाद आते हैं जी हम फिडिलिटी की तरफ। तो हम आपको बताते हैं जी, फिडिलिटी का मीनिंग है जी एबिलिटी टू रिटर्न एट स्पेसिफिक लोकेशन। आप देखें, हम घरों से जहां जाते हैं अपना काम मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं, इस तरह जी हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर जिन्होंने उन्होंने कलमा की एग्जांपल दी है, और ह्यूज डायनासोर जो कि मेसोजोइक इरा में थे, उनमें ये एबिलिटी थी कि वो मिलजुल कर रहते थे और अपनी अपनी टेरिटरी में वापस भी आ जाते थे, यानी समझबूझ भी थी उनमें। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, अभी हमने जो ऊपर बात की उसी की बात हम यहाँ दोबारा करते हैं जी। तो वो कहता है कि ऑर्गन्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स could not have reached such a harmful stage if the natural selection was operating। जैसा कि मैंने कहा कि कभी भी ऑर्गेनिज्म इस डेड एंड पे ना जाते। लोगों ने कहा कि अगर तो नेचुरल सिलेक्शन होती है, तो डार्विन ने इसकी वजाहत की। उसने कहा कि ये जो मैकेनिज्म होता है, सींग बढ़ जाना, दांत बड़े हो जाना, ये दरअसल एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, यानी सिंगल जीन वेरिएशन है। और हमारे पास जबकि डार्विन की जो बेसिस थी वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस थी, मैनी जीन्स थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रक्चर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन एवोल्यूशन। तो स्ट्रक्चर्स का कोई रोल नहीं होता जी एवोल्यूशन में, ये कह के डार्विन ने यहां से जान छुड़ा ली। और आगे चलते हैं जी हम डीजेनरेसी की तरफ। तो डीजेनरेसी क्या है जी, हमने कहा था कि डीजेनरेसी इज, बल्कि इससे पहले हमारे पास, हाँ जी, पॉइंट फोर की तरफ हम बाद में जाएंगे। जो हमारा लिमार्क था उसने कहा था कि जो ऑर्गन्स यूज नहीं होते वो खत्म हो जाते हैं और जो यूज होते हैं वो यूजफुल हो जाते हैं। तो इसी में जी नेचुरल सिलेक्शन वो कहता है जी डीजेनरेसी को एक्सप्लेन नहीं करती। लोगों ने पूछा कि आपने डीजेनरेसी की तो बात ही नहीं की कि ऑर्गन कब बनते हैं कब खत्म हो जाते हैं। तो डार्विन ने कहा जी नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। लोगों ने कहा इट मीन्स ऑर्गन इज नो लॉन्गर यूजफुल। तो मतलब कि डीजेनरेसी की डेफिनेशन है कि कोई भी ऑर्गन जो है ना अब यूजफुल नहीं है, तो ये डिसअपियर हो जाता है। स्टेट द इफेक्ट्स नॉट द काज। तो इसने ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें डार्विन ने वजाहत की कि ये दरअसल इफेक्ट है, वजह नहीं है। जबकि डार्विन जो बातें कर रहा है वो सारी वजह से रिलेटेड कर रहा है। तो इसलिए डार्विन ने अपना लास्ट लाइन में जवाब देकर देयरफॉर के बाद दरअसल उसने इससे भी खुद को बचने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी हुआ है। आगे चलते हैं जी, लॉस ऑफ वेरिएशंस बाय डिल्यूशन। इसका एक इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं आपको बताने लगा हूं, जो आपने जरूर जो है ना अपनी बुक पर लिखना है। वो है जी इंक्रीज्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेस। आपको हम हमेशा भी जब साइंस पढ़ाते हैं, जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, तो हम आपको एक बात बताते हैं कि जितना जेनेटिक जो कंटेंट या मटेरियल है वो डिफरेंट होता जाएगा, वेरिएबल होता जाएगा, दरअसल एनिमल उतना ही सक्सेसफुल होता जाएगा। हमने कहा था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का क्लोन इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो डुप्लीकेट जेनेटिक मेकअप है, जिसकी वजह से वो वीक है, लेस इम्यून है। और हमारी बॉडी में जब नई इंडिविजुअल, नई जनरेशन ह्यूमंस की बन रही होती है, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है जो उनमें वैरायटी को बढ़ा देती है, डिफरेंस को बढ़ा देती है। तो एनिमल्स के अंदर जेनेटिक वैरायटी का बढ़ना दरअसल बहुत सी बीमारियों से भी बचा लेता है और उसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म भी बना देता है। और दरअसल ये मैकेनिज्म भी नेचुरल सिलेक्शन है। और लोगों ने कहा या क्रिटिक्स ने कहा और डार्विन को कहा कि आपने तो ये बात हमें बताई नहीं। वो बेचारा कैसे बताता, जेनेटिक्स तो इतनी फेमस नहीं थी उन दिनों। तो लिहाजा
जो है उन्होंने इन्हें कोड वर्ड में बताने की कोशिश की है। मैंने आपको जो बताया दरअसल ये जो हेडिंग है लॉस ऑफ वेरिएशन बाय डिल्यूशन, हमने इसको जो है ना आपको यहाँ खुद आपको दिखाते हैं जी। क्या है जी लॉस ऑफ वेरिएशन बाय डिल्यूशन और डिल्यूशन इफेक्ट, हाउ इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम में जब बढ़ती है तो दरअसल उनमें उसमें जेनेटिक जो मेकअप होता है वो वेरिएबल होता है, और ये क्या कर देती है जी, रिड्यूस कर देती है जी पैथोजेंस के इम्पैक्ट को, यानी बीमारियों से ये बचा लेती है। तो जो हमने डेफिनेशन बताई वो एज इट इज उससे एग्जैक्ट मैच हो रही है। तो वन ऑफ द क्लासिकल ऑब्जेक्शन टू द नेचुरल सिलेक्शन इज दैट द न्यू वेरिएशंस आर लॉस्ट बाय डिल्यूशन। तो वो हमें बता रहा है कि जी डिल्यूशन यानी जेनेटिक मेकअप में जब जब भी वेरिएबिलिटी आती है, न्यू वेरिएशंस आती हैं, तो उसकी वजह से जी तमाम के तमाम जो डिजीजेस हैं वो जो है वो पीछे हट जाती हैं और वेल अडाप्टेड हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा जी डार्विन आपने तो इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ वो खुद ही वजाहत कर रहे हैं जी, जिन्होंने क्रिटिक्स किया साइंटिस्ट ने। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जिनके अंदर कोई एक खास ट्रेट होता है और जिस दूसरे में नहीं होता, जब उनका आपस में मिलाप हो जाता है और गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, तो एक में होता है और एक में नहीं होता, तो वो जो होता है वही कवर करके नई जनरेशन के इंडिविजुअल को उस बीमारी से बचा लेता है। तो हमने कहा था कि कुछ अलील ऐसे हैं जी जिनका एक भी डोमिनेंट अलील हो तो वो भी काफी, और दूसरी तरफ दोनों रिसेसिव हो तो एक डोमिनेंट जाके हेट्रोजाइगोट बना के नई जनरेशन के इंडिविजुअल को बचा लेता है। अगर हम एल्बिनो की एग्जांपल ले लें तो इस तरह अल्बिनो उससे भी नेक्स्ट जनरेशन में जाके तो शो हो सकता है, लेकिन सेकंड जनरेशन में नहीं शो होगा, F2 जनरेशन में शो नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाके शो हो जाएगा। तो इस तरह, बल्कि F1 में नहीं होगा और F2 में वो पॉसिबल है कि वो शो हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। तो उन्होंने बताया कि जी इस लाइन को हम कहते हैं जी जीन्स के कम्बिनेशन से चीजें जो है वो बहुत सी जो है वो क्या होता है जी, वो कहता है जीन चेंज नहीं होता, जीन्स यानी अलील्स के आपस में मिलने से उनके ट्रेट समटाइम चेंज हो जाते हैं। यानी एक हेट्रोजाइगोट फॉर्म में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तो डोमिनेंट मास्क कर जाता है जिसकी वजह से वो ट्रेट शो हो जाता है। तो लिहाजा जीन में चेंज नहीं आता, लेकिन फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो जीन इट सेल्फ नॉट अल्टर्ड एंड ट्रांसमिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन, और ये नेक्स्ट जनरेशन में जी ट्रांसफर हो जाता है जी। आगे चलते हैं जी। पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट जो है ना पुराने वक्तों में लेमार्क के आसपास एक और साइंटिस्ट था जी, उसने जो है वो पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसने कहा कि एक दूसरे एनिमल के ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल में लगा दिए जाए तो समटाइम वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन उसने कोई एविडेंस या फिर एक्सपेरिमेंट नहीं दिए। लेकिन डार्विन ने भी क्या किया जी, लेमार्क के जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था उसकी थोड़ी सी बात ये पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस के साथ मिला के बात कर ली, लेकिन जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो है वो बाद में जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स की नॉलेज ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी पेनजेनेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर कैसे प्रूव हुआ जी, 1875 में जो गैल्टन एक साइंटिस्ट था उसने चैलेंज कर दिया कि पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस इज अ रॉन्ग हाइपोथेसिस, अनएक्सेप्टेबल। और उसने इस पर सेवरल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए। उसने कहा जी कि हम लेते हैं जी एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स जी, रैबिट्स एंड चिकन्स। एक ब्लैक रैबिट लेते हैं और एक लेते हैं व्हाइट रैबिट, और एक लेते हैं ब्लैक चिकन और एक लेते हैं व्हाइट चिकन। अब इनमें क्या है जी, अब वो कहता है कि हम इनकी ओवरीज निकालते हैं, व्हाइट रैबिट की ब्लैक में, ब्लैक की व्हाइट में, इसी तरह चिकन, व्हाइट चिकन की ब्लैक में और ब्लैक चिकन की व्हाइट चिकन में। वो कहते हैं जब हमने ओवरीज चेंज कर दी और ब्लड, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की, फिर भी हमने देखा कि जो ओवरी जिस एनिमल की है वो ओवरी अपने स्ट्रक्चर और अपने पुराने एनिमल के हिसाब से जो है वो चीजें बना रही थी, यानी फीमेल गैमीट बना रही थी। तो लिहाजा उनका किसी और एनिमल में फिट हो जाना जो है वो जो है उसको उसमें चेंज नहीं लेके आ रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस एक ऐसा मेडिकल है जो समटाइम एक्सेप्टेबल भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो है ना हमारे पुराने वक्तों में एक बड़ी मशहूर जो है वो स्टोरी है हमारे गांव की, कि जमीनों के झगड़े में जो है ना एक जो है वो हमारे रिश्तेदार को किसी को जो है वो हमारे बड़ों ने हमें वो स्टोरी सुनाई थी कि किसी को खंजर लग गया और वो शेख जायद हॉस्पिटल रेमर खान में 3 महीने तक दाखिल रहा, और एक जो है वो इंटेस्टाइन किसी बकरे की उसको लगाई गई, और वो जो है वो एक्सेप्ट हो गया, उसकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और फिर कई सालों तक वो जिंदा रहा। हालांकि उसकी जो अपनी इंटेस्टाइन थी वो जो है वो डैमेज होकर खराब हो गई थी, और फिर ऑपरेशन से उसके अंदर न्यू इंटेस्टाइन लगाई गई थी जो एक्सेप्ट हो गई थी। दरअसल यही पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस है। तो वो कैसे एक्सेप्ट हो गई, दरअसल फूड तो अब ह्यूमन बीइंग तो ओमनिवोर्स हैं,
अगर ज्यादातर ये सब्जियां खाते रहेंगे तो फिर तो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि जो किसी गोट की अगर कोई इंटेस्टाइन है, तो वो जब किसी दूसरे एनिमल, किसी ह्यूमन बीइंग में एडजस्ट हो जाएगी, तो कम से कम वो अगर मीट डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो सब्जियों को तो कर ही सकती है। इसलिए समटाइम ये थोड़ा थोड़ा जो है वो, वैसे तो साइंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाज़ औक़ात ये मेडिकल एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो हमने जो है ना अपने गांव की ये एक स्टोरी सुनी थी। तो वो दरअसल पेंजेंसिस है, और कभी कभी ये एक्सेप्ट भी हो जाती है, लेकिन साइंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और बिल आखिर ये गैल्टन साइंटिस्ट ने भी इसे जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं जी हम। मेटीरियलिस्टिक नेचर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, बहुत से जो लोग थे उन्होंने कहा जी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है जी मेटीरियलिस्टिक ट्रीटी है। इसमें बहुत सी चीजें जो है अभी भी जो है वो एविडेंस मांग रही हैं, लिहाजा इसे फर्दर जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो लिहाजा वो कहता है कि ये डिपेंड करती है प्योरली ऑन द लॉज ऑफ चांस। वो कहता है ये तो सारी चांस की बात है, तो लिहाजा जो है वो इसे फर्दर प्रूव भी होने चाहिए। और बिल आखिर बाद में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने, न्यू डार्विनिज्म ने और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने ये जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उसे बाद में करेक्ट कर लिया। तो तमाम स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इवन जब वेकेशन के बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो आप जो है वो क्विज के दौरान अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप साथ में पूछ सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।